अब एक एक पौधे को बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। तो आप देखिए जड़ है, हमको तना भी नहीं तोड़ना है, जड़ भी नहीं तोड़ना है। तो हम यहाँ बहुत आराम से प्यार से दबाएंगे तो ये खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम फिर इसका उपचार करेंगे, कैसे करेंगे वो भी आपको बता देंगे। पूरी ये लाइन हो जाए तब मैं वही काम करूँगा। फिर ये 15 दिन के बाद इतना बढ़िया ढंग से ये जम जाएंगे, जड़ों से भर जाएगा। ये जो देख रहे हैं पूरी जगह जड़ों से भर जाएगी। तब आप इसको फाड़ फाड़ के खेतों में डालेंगे तो एक भी पौधा मरेगा नहीं। हमारे साथ हैं आर के सिन्हा साहब, जो पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं, जिनको लोग जैविक मैन के नाम से भी जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे आपका रुझान जैविक कृषि की तरफ कब और कैसे हुआ? देखिए, जैविक कृषि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो हमारे पुरखों ने बाप दादों के ज़मानों से जो हो रही है खेती, वही जैविक कृषि है। बीच में इस देश का शासन ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनका कृषि से कोई संबंध नहीं था, और उन्होंने विदेशों की नकल की, और विदेशों की नकल में उन्होंने पूरे खेती को और पूरे देश के खेत को चौपट कर दिया। सर, रासायनिक फसल जो है हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, जो उस समय सत्ता में थे, वो लोग जिम्मेदार हैं? तो वही तो मैं तो वही कहूँगा जी, क्योंकि यहाँ पे ये समझाया गया लोगों को कि रासायनिक खेती से उपज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज तक रासायनिक खेती से जितनी भी फसल मैक्सिमम रिकॉर्ड हुई है किसी भी अन्न में या सब्जी में या दलहन में या तिलहन में, उसका 2.5 गुना ये ब्रिटिशर्स के आने के पहले हिंदुस्तान में होता था। जी। और ये रिसर्च मेरा नहीं है, और ये रिसर्च और किसी हिस्टोरियंस का भी नहीं है, जो कि कई बार बकवास भी करते हैं हिस्ट्री के नाम पे। जी। ये रिसर्च एक गांधीयन फिलोसोफर हुए हैं, स्वर्गीय डॉक्टर धर्मपाल, जो कि बहुत उनका नाम इस वजह से भी है कि भगत सिंह की जो लाहौर में फांसी हुई थी, तो जी, वो भी उस जेल के बाहर खड़े भीड़ में थे, आंदोलनकारियों में थे। तो डॉक्टर धर्मपाल वर्धा में रहते थे, गांधी आश्रम में। उन्होंने बहुत सारी ऐसी अद्भुत किताबें लिखी हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन प्री ब्रिटिश इंडिया, जी, एग्रीकल्चर इन प्री ब्रिटिश इंडिया आदि कई किताबें बहुत मशहूर हैं। तो जो उनकी पुस्तक है एग्रीकल्चर इन प्री ब्रिटिश इंडिया, जी, उसमें उन्होंने डाटा से प्रूव किया है कि जो मैक्सिमम रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का उपयोग करके जो आज के दिन में खेती हो रही है, जी, उसका 2.5 गुना पारंपरिक पद्धति से, जैविक खेती कह दें या पुरखों की खेती कह दें, जो कह दें, उससे हम कर रहे थे। और ये जो डाटा उन्होंने कोट किया है, जी, ये सारा डाटा बहुत ही सुन के आश्चर्य होगा
कि ये कलेक्टर्स रिपोर्ट से उन्होंने निकाला है, जी जो कि ब्रिटिश शासन में जब ये कलेक्टर की प्रथा शुरू हुई तो एक कलेक्टर रिपोर्ट की प्रथा शुरू हुई, जी जिसमें 5 प्रतियों में कलेक्टर को रिपोर्ट देना पड़ता था प्रत्येक महीने, जिसमें कि वो गवर्नर को भेजता था, गवर्नर जनरल को भेजता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट लाइब्रेरी को भेजता था, ब्रिटिश आर्काइव को भेजता था और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भेजता था। जी तो वो सारे ब्रिटिश आर्काइव में रिपोर्ट्स पड़े हैं और उन कलेक्टर्स रिपोर्ट के बेसिस पे जो उस समय कृषि होती थी बिना रसायन डाले हुए, वो कितनी होती थी, ये सारा रिकॉर्डेड है। तो धर्मपाल की पुस्तक का किसी ने भी कोई खंडन नहीं किया आज तक, जी क्योंकि वो तो ब्रिटिश आर्काइव के बेसिस पे है। जी तो ये कहना कि ज़मीन में कुछ नहीं है और ज़मीन में कुछ डालोगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं, ये जो पूरा षड्यंत्र रचा विदेशियों ने, जी ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि ज़मीन में कुछ है ही नहीं, जी तो आप तो उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, चारों तरफ जाइए जंगल मिलेंगे आपको, हाँ 500-500 फीट, 1000-1000 फीट तक के आपको पेड़ मिलेंगे। जी तो उनमें खाद क्या हमारे अंग्रेज डालने आते हैं यहाँ पे, जी हैं कि कीटनाशक छिड़कने आते हैं? ये बकवास है। तो इसलिए ये जो कृषि है आज के दिन की, जो भी इस जैविक कृषि में जो भी हमने आधुनिकीकरण किया है, वो ये किया है कि रिसर्च करके ये देखा है कि कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया हो सकती है। तो जो देसी गायें हैं, जी जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में और थोड़ी बहुत बर्मा में पाई जाती हैं, जिनका हम्फ होता है, जी पुट्ठा होता है और जिनके गले में झालर होता है, उन देसी गायों के गोबर में और गौमूत्र में इतनी शक्ति होती है कि आप किसी भी फसल को उसके ऊपर आधारित उर्वरक और कीटनाशक बना के उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये इसलिए आपके प्रश्न का मैंने उत्तर ये दिया जी कि ये मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ। जी जब मैं बचपन में पटना में पढ़ता था तो गांव वहाँ से हमारा ज़्यादा दूर नहीं था, 50 किलोमीटर करीब था। तो मैं हर एक सप्ताह वहाँ चला जाता था और शुक्रवार की शाम से लेकर और रविवार की शाम तक वहीं रहता था। क्योंकि एक तो कहने के लिए मैं अपने दादाजी को मदद करने के लिए जाता था या उनसे मिलने के लिए जाता था, जी लेकिन हमको अपने माता पिता के अनुशासन से निकलने का मौका मिलता था। जी मुख्य बात जी, ये थी। और दादाजी के पास थोड़ा प्यार भी मिलता था और कुछ सीखने को भी मिलता था। जी तो वही मैं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ अभी सर बचपन में जैविक जो खेती सीखा करते है हुए वही आपको कर रहा कितना हूँ। समय हो चुका? जी, जैविक खेती करते हुए यहाँ फार्म पे जो आप ये कर रहे हैं लगभग कितना समय हो चुका है यहाँ? ये करीब ये 21वां साल चल रहा है। जी 20 वर्ष पहले जब हमने ये फार्म लिया था, उस समय पूरी तरह से बंजर था, पथरीली ज़मीन थी और अगर आप पूरे फार्म को घूम लें एक बार जी और बहुत अच्छा जूता पहन के अगर जाएं तो निश्चित रूप से जूता तो फट ही जाएगा, जी और बिना जूता के जाएं तब तो
हाथ पैर की दुर्दशा हो जाएगी। ये स्थिति थी। सर लगभग कितने प्रकार की खेती की जाती है आपके यहाँ, कितनी प्रकार की फसलें जो पैदावार होती हैं? देखिए, हम धान, गेहूँ, हर प्रकार के तिलहन जिससे तेल निकलता है, जिसमें कि सरसों है, मूंगफली है, तिल है, तीसी है, ऐसे सारे करते हैं। और इसके अतिरिक्त हर प्रकार की दालें हम लगाते हैं। अरहर है, उसमें चना है, मसूर है, मूंग है, जी ये जितना है वो सब करते हैं। सर आप जैविक और हर कृषि तरह का मसाला हम बनाते हैं। जी जी जैसे कि हमारे यहाँ आपको धनिया है, मेथी है, जी और आपको जान के खुशी होगी कि हम इलायची भी उगाते हैं और तेज पत्ता भी उगाते हैं अपने यहाँ। जी तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें उगा सकें जी। हम उगाते हैं। सर आप जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन देश भर में बड़े पैमाने पर किसान रासायनिक खेती को परंपरागत रूप से अपना चुके हैं। तो उनको जैविक कृषि की तरफ लेकर आना क्या आपको नहीं लगता चुनौतीपूर्ण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो समझ रहे हैं बात को, सारे लोग अब समझ रहे हैं। और ये समझ उनकी जो आ गई है वो इस प्रकार से आई है कि आप जाएंगे जब किसी भी किसान के पास और आप कहेंगे कि भाई जैविक कृषि आप करते हैं कि नहीं, तो वो कहेगा कि नहीं, जैविक कृषि से फ़ायदा नहीं है, उसमें बड़ा नुकसान है, फसल अच्छी नहीं होती है। लेकिन मैं अपने घर में खाने के लिए जैविक ही करता हूँ। जी, मतलब उपज ना करे लेकिन खाने के लिए उसे जैविक ही चाहिए। वो कहेगा जी, महत्व जानता है। लेकिन जब आम आप किसान भी। उसको समझा देंगे जी कि आप अगर 2 गाय पाल लें तो आपको जो बीज में, फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड्स में जो आप खर्चा करते हैं, जी जो भागदौड़ करते हैं, जो लाइन लगाते हैं यूरिया के लिए, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी वो सारा आप खुद कर लेंगे। जी तो जब आपका इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जी। सर फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं आप, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है आपके यहाँ, हाँ। जीवामृत बनाया जाता है, क्या क्या विधि है, किस तरह काम करता है फसल पर वो? देखिए, हम अब अगर फर्टिलाइज़र पे बात करेंगे तो हम 20 तरह के फर्टिलाइज़र बनाते हैं। जी जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट तो 2 आपने नाम लिए। जी इसके अतिरिक्त हम हर तरह के ग्रोथ प्रमोटर बनाते हैं। जी देखिए, रासायनिक दुनिया में वो या तो खाद बनाते हैं या कीटनाशक बनाते हैं, लेकिन ग्रोथ प्रमोटर बहुत कम बनाते हैं वो। लेकिन हम ग्रोथ प्रमोटर जो बनाते हैं वो इस चीज़ को देखकर बनाते हैं कि इस फसल को आवश्यकता किस बात की है। जी अब आप एक बात बताइए, आप एक अच्छे इंसान हैं, कमाते हैं, आपको अगर कहा जाए कि सिर्फ रोटी खाओ जी और रोटी के साथ बहुत ज़्यादा होगा तो 1 कटोरी दाल मिल जाएगी, जी और जिस दिन सब्जी खाने की इच्छा होगी तो दाल नहीं मिलेगी, रोटी सब्जी मिलेगी, जी तो कितने दिन तक आप जीवित रह सकते हो? जी आपको उसमें फैट भी चाहिए, फैट भी चाहिए। जी प्रोटीन भी चाहिए, जी या तो पनीर चाहिए, या तो मुर्गा चाहिए, या अंडा चाहिए, चाहिए ना कुछ। जी बिल्कुल। उसके बिना नहीं कर सकते आप। जी इसी तरह से आपकी जो फसल है वो भी एक इंसान के माफिक है, जी उसको भी हर चीज़ चाहिए। तो हम जो मल्टी न्यूट्रेंट बनाते हैं यहाँ पे, उसमें जीवामृत में हम चांदी भी डालते हैं, सोना भी डालते हैं, जी तांबा भी डालते हैं, लोहा भी डालते हैं, 5 तरह की दालों का
आटा डालते हैं, जी उड़द है, अरहर है, मसूर है, मूंग है, चना है, और भी जितने तरह की दालें हैं, और 5 तरह के कम से कम तेल वाले जो ऑयल सीड्स होते हैं, जी उन ऑयल सीड्स का भी खल डालते हैं या उनको पीस के डालते हैं। जी सरसों है, तिल है, तीसी है, नारियल है, अरंडी है, हम डालते हैं। ज़रा इनको दिखाइए, ये अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट एक मग में ला के दिखाइए इनको। चाहे कि खेती कर ले और बहुत स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा उत्पाद कर ले तो संभव नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी क्या रहती है कि हम किसानों को कुछ भी ऐसा न बताएं जी जिसको उसको बाज़ार में खरीदना पड़े। उसके घर में जो है उसी से हम तैयार कर दें। जी ये मुख्य बात ये है, और यही जैविक कृषि की बात है, यही जैविक कृषि का फिलॉसफी भी है कि किसान को अपना खेत छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, जी उसको शहर में जाके लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।